जय हिंद, वंदे मातरम। आज पाठ्य पुस्तक क्षितिज कक्षा 10 और पाठ है आत्मकथ्य, कवि जयशंकर प्रसाद जी। आइए, यह इस पाठ का दूसरा और अंतिम वीडियो है। आइए शुरू करें। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। कवि कहते हैं कि उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, अर्थात उज्ज्वल सुख भरे पल, गाथा कथा कहानी, तो मैं कैसे अपने सुख भरे पलों की कहानी गाऊं, कैसे बताऊं मधुर चांदनी रातों की। और वो चांदनी, मधुर चांदनी रात जो थी, अर्थात मधुर चांदनी का अर्थ है सुखद पल। उन सुखद पलों जो भरी रातें थी, उन रात्रियों की मैं अपने सुख भरे पल की कथाओं को कैसे सुनाऊं, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाले उन बातों की। फिर कवि कहते हैं कि हाँ, स्वीकार करते हैं कि मेरे जीवन में भी क्या आए थे, सुख भरे पल आए थे, सुखद पल आए थे, मधुर चांदनी रातें भी आई थी। तो आज भी मैं जब उनको याद करता हूँ, उन बातों को याद करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, हंसता, मेरा मन क्या करता है, हंसता है और खिलखिलाकर हंसने लग जाता है उन बातों की जब मैं याद करता हूँ। इस प्रकार से कवि यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, आगे। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। मिला कहाँ वह सुख, कवि फिर से कहते हैं कि वह सुख मुझे कहाँ मिला, वह सुख भी मुझे नहीं मिला जो मधुर चांदनी भरी रातें थी, जो मेरी जो उज्ज्वल गाथा थी, अर्थात सुख भरे पल थे, जीवन के सुखद पल थे, तो वो भी मुझे नहीं मिल पाए। उनका भी जब मैं स्वप्न देखा तो वो भी क्या हुआ, वो स्वप्न भी मेरा टूट गया। उस स्वप्न में से भी मैं जाग उठ खड़ा हुआ और वो भी मेरे को सुख, ऐसा सुख भी, वो वाला सुख नहीं मिल पाया। आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। आलिंगन बाहों में, अर्थात वह सुख जो कवि ने बताया कि वह सुख जो मधुर चांदनी भरे थे और वो क्या थे, उज्ज्वल थे, अर्थात सुख भरे पल थे, तो वो भी मेरे बाहों में आते आते रह गए और मुस्किया कर जो भाग गया। और जो मेरे बाहों में आते आते मुस्कुरा कर जो मेरे से दूर भाग गया। क्यों? क्योंकि मेरा जो सुख भरे पल थे उनका स्वप्न देख रहा था और अचानक मेरी तंद्रा टूटी, अर्थात निंद्रा टूटी और मैं जाग उठा और वो स्वप्न भी मेरे मुझसे दूर भाग गया। ठीक है, आगे। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। फिर कवि कहते हैं कि जिसके अरुण कपोल, अरुण का अर्थ है लाल, कपोल का अर्थ है गाल। ठीक है, मतवाली आपको पता मस्ती भरी, और आगे देखेंगे सुंदर छाया में, और सुंदर सी जो छाया थी, यादें थी। तो उस स्वप्न की कवि कहते हैं, जो स्वप्न मैंने देखा था, जो मधुर चांदनी भरे स्वप्न थे, उज्ज्वल थे, सुख भरे पल थे, उन स्वप्नों की, जो स्वप्न की जब मैं याद करता हूँ तो क्या था, उसके जो स्वप्न के जो गाल थे वो क्या थे, लाल थे। उसकी जो मतवाली क्या थी, अर्थात मस्ती भरी छाया थी, यादें थी, सुंदर सी छाया थी, अर्थात यादें थी, सुंदर सी मस्ती भरी अरुण कपोलों जैसी उसकी क्या थी, लाल गालों वाली सुंदर सी छाया थी, अर्थात यादें थी उस स्वप्न की। और वो भी क्या हुआ, फिर देखिए, अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। और अनुरागनी, अनुरागनी का अर्थ है प्रेम भरी, क्या थी, तो वो प्रेम भरी उषा, सुबह जो थी, वो निज, निज का अर्थ है स्वयं, अपने लिए। सुहाग का अर्थ है यहाँ पर, एक बार फिर से देखेंगे, सुहाग का अर्थ है सुगंध और मधुमाया का अर्थ है मधुर। ठीक है, तो इसका अर्थ यह है बच्चों, इसको क्रम से पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। जिसके लाल गालों की मस्ती भरी सुंदर छाया में, प्रेम भरी अनुरागनी, प्रेम भरी उषा सुबह अपनी सुंदर सुगंध लेकर क्या करती थी, प्रकट होती थी। फिर से समझेंगे, जिसके लाल गालों की मस्ती भरी सुंदर छाया में, प्रेम भरी सुबह अपनी मधुर सुगंध लेकर प्रकट होती थी। ठीक है, इस प्रकार से इसका क्रम से इसको हम इसका अर्थ समझते जाएंगे शब्दों का, तो उसको हम व्याख्या आसानी से समझ सकते हैं। आगे, उसकी स्मृति पाथे बनी, थके पथिक की पंथा की, सीवन की उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। फिर कवि प्रश्न करते हैं
कि उसकी स्मृति पाथे बनी। सबसे पहले समझेंगे कि पाथे क्या होता है। पाथे बच्चों यह होता है जो पथिक, पथिक का अर्थ है राहगीर। जो राहगीर जो चलने वाले होते हैं ना, जो यहाँ से वहाँ जब कोई चलता है जाते थे तो वो क्या करते थे, अपने साथ पाथे ले जाते थे, अर्थात रास्ते भर का भोजन। क्यों ले जाते थे? क्योंकि बहुत लंबा सफ़र होता था और उस लंबे सफ़र में भूख लगती थी, ठीक है। तो उस सफ़र को पूरा करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती थी, अर्थात खाने की ज़रूरत होती थी, पाथे की ज़रूरत होती थी। तो उस भोजन को ही पाथे कहा जाता है। तो कवि कहते हैं उसकी स्मृति पाथे बनी, उन स्वप्नों की, उन उज्जवल गाथाओं की, मधुर चांदनी की जो क्या थी, स्मृति थी, यादें, स्मृति थी, वो पाथे बनी हैं, अर्थात ऊर्जा का काम करती हैं। जो स्वप्न मैंने देखा था, सुख भरे स्वप्न, तो वो क्या करते हैं, आज भी जब मैं उनको याद करता हूँ तो वो मेरे लिए क्या था, पाथे का काम करते हैं मेरे जीवन में। पथिक को कहा है उन्होंने स्वयं के लिए, अर्थात राहगीर, जीवन में चलने वाला, ठीक है। तो वो मेरे जीवन में क्या करती है, पाथे अर्थात ऊर्जा का काम करती हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार से पथिक के लिए पाथे होता है, भोजन होता है, उसी प्रकार मेरे लिए जीवन में करने के लिए वो स्मृतियाँ क्या बनी हैं, पाथे का काम कर रही हैं, ऊर्जा का काम करती हैं। वो सुख भरे पल, सुख भरी यादें, स्मृतियाँ या सुख भरी क्या बनने, पाथे का, ऊर्जा का काम करती हैं। फिर देखेंगे सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। फिर कवि कहते हैं कि सीवन का अर्थ होता है सिली हुई, ठीक है। उसके बाद उसका अर्थ कंथा, कंथा को समझेंगे, कंथा का अर्थ होता है मन रूपी रजाई, और पंथा भी है, पंथा का अर्थ है रास्ता, ठीक है। तो ये आगे देखेंगे, तो सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। मेरी कंथा अर्थात मेरे मन रूपी रजाई को आप जो क्या है, सिली हुई, सीवन जो सिली हुई है उसे उधेड़ कर क्यों देखना चाहते हो, अर्थात यहाँ रजाई से तुलना करी है उन्होंने, सिली हुई रजाई है उसको उधेड़ने की बात कर रहे हैं। अर्थात कवि यह कहना चाहते हैं कि जो मेरा जीवन में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत अच्छा और बुरा हुआ है, उनको आप क्यों उधेड़ना चाहते हो, क्यों मेरी दुख तकलीफ को बढ़ाना चाहते हो, क्यों मेरी स्मृति, अर्थात उन दिनों को जब मैंने बहुत संघर्ष किया, मैंने दुख तकलीफ उठाई, बहुत परेशानियां झेली, उन दिनों को मेरी याद क्यों दिला रहे हो। तो क्यों मुझसे आप आत्मकथा लिखने के लिए कह रहे हो। यदि आप मुझे आत्मकथा या लिखने के लिए बाध्य करोगे तो मैं क्या हो जाऊंगा, मेरी व्यथा बढ़ जाएगी, मेरा दुख दर्द, मेरी पीड़ा बढ़ जाएगी। इस प्रकार से वो कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। फिर कवि कहते हैं कि यह जो मेरा जीवन है वो छोटा सा है, अपने जीवन को बताते हैं कि छोटा सा जीवन है और कैसे बड़ी कथाएं आज, और इस छोटे से जीवन में इतनी बड़ी बड़ी कथाएं मैं कैसे कहूँ, है ना। तो ऐसा कुछ है ही नहीं मेरे जीवन में, बहुत बड़ी बड़ी कहानियां नहीं है कि मैंने ऐसा किया, कुछ बड़े बड़े काम किए, ऐसा कुछ नहीं। कवि को ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, साधारण से जीवन जिया है और इस प्रकार से और दुख तकलीफ भरा जीवन जिया है, और जिसे वो लोगों के सामने बताना नहीं चाहते हैं। सुनकर क्या तुम भला कर, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। फिर कवि कहते हैं कि क्या यह अच्छा नहीं होगा कि मैं क्या करूं, चुपचाप रहूं, शांत रहूं, मौन रहूं, और लोगों की जो आत्मकथाएं लिख रहे हैं उन लोगों की सुनते रहूं। अर्थात मेरे लिए उचित नहीं है कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं और मेरा जीवन छोटा सा रहा है और जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कथाएं कहानियां नहीं हैं, तो मैं कुछ भी लिखने और बोलने के काबिल नहीं हूं। अर्थात मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। ये सब कारण बता रहे हैं कवि कि इन कारणों से मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता हूँ। एक नहीं कई कारण बता दिए उन्होंने। आगे अंतिम पंक्तियां हैं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। फिर कवि कहते हैं कि सुनकर, तुम लोग सुनकर तुम्हारा क्या भला होगा। जो मेरी भोली भाली आत्मकथा है, मेरी जीवन गाथा है, मेरे दुख भरे दुख और सुख के बातें हैं, संघर्ष है मेरे जीवन का, तो उन्हें सुनकर तुम्हारा क्या भला होगा, क्या मिलेगा तुम्हें उसको सुनकर। अर्थात कुछ नहीं मिलेगा। कहना यह चाहते हैं अप्रत्यक्ष रूप में कि आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, उसमें कुछ है ही नहीं ऐसा, सब दुख तकलीफ, ये परेशानियाँ, संघर्ष है ना, और जो सुख था थोड़ा स्वप्न में भी आया वो भी चले गया। इस प्रकार से कह रहे तो कुछ है ही नहीं। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। फिर कहते हैं अंतिम पंक्ति में कि अभी जो क्या है, मेरे अभी समय भी नहीं हुआ है, अभी समय भी नहीं आया कि मैं कुछ बता सकूं, कुछ अपनी आत्मकथा लिख जाऊं या अपने जीवन के बारे में बता पाऊं।
और थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। और जो मेरी मौन व्यथा है, व्यथा, व्यथा का अर्थ है पीड़ा, दुख तकलीफ। जो मेरी जो दुख तकलीफ है वो क्या है? मौन है, शांत है, सोई हुई है, उसे मत जगाओ। अर्थात मैं उसको जगाना नहीं चाहता, मेरी जो मौन पीड़ा है उसको दबी रहने दो। क्यों? क्योंकि जब हम आत्मकथा लिखते हैं, अपने जीवन के बारे में लिखते हैं, तो क्या होता है, उसमें सब हमारी स्मृतियाँ जगती हैं, यादें आती हैं। तो यादें क्या होती हैं, जैसे उसमें अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा, लेकिन कवि स्वीकार कर चुके हैं कि जो उनकी यादें हैं, जो उन्होंने जीवन में भोगा है, वो अच्छा कम है, बुरा ज़्यादा है। अर्थात संघर्ष ज़्यादा है, दुख तकलीफ परेशानियाँ उनको ज़्यादा लगती हैं, अच्छा उनको ज़्यादा नहीं लगा है। इसलिए वो लोगों को अपनी दुख तकलीफ नहीं बताना चाहते साफ शब्दों में। ठीक है, इसलिए वो अंत में क्या कहना चाहते हैं कि यही सारे कारण हैं जिन कारणों की वजह से मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता, अपनी आत्मकथा अपने जीवन के बारे में नहीं बताना चाहता। ये है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आसानी से आ चुका होगा। और आज के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।